नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस की जो लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका जो सेट नंबर 13 है उसको यहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 से 4 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके के प्रश्न मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके का काफ़ी अच्छा प्रश्न पहला वाला है। आपको बताना है कि जो काला झंडा होता है, आपने देखा होगा अक्सर कई बार काला झंडा दिखाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो काला झंडा होता है किसका प्रतीक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है। तो आप याद रखिएगा, काला झंडा जो है आपका विरोध का प्रतीक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य झंडे भी होते हैं अलग अलग कलर के, उनका मतलब क्या होता है आइए उनको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। वहीं सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होता है, तो सफ़ेद झंडा जो है संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा जो है संकट का प्रतीक होता है, यानी कि संकट का सूचक होता है आपका उल्टा झंडा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद झुका हुआ झंडा किसका सूचक होता है, तो राष्ट्रीय शोक का। आप याद देखिएगा, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है झुका हुआ झंडा। इसके बाद लाल झंडा खतरे का सूचक होता है। आपको पता है, क्रांति या खतरे का सूचक होता है लाल झंडा। इसके अलावा पीला झंडा किसका सूचक होता है, तो संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर जो झंडा लगा होता है उसको वह पीला झंडा होता है। तो आप याद देखिएगा, संक्रामक रोगों से ग्रस्त जो लोग होते हैं उनको ले जाने वाले जो वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों पर जो झंडा लगा होता है वो पीला झंडा लगा होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, द नेम सेक नामक पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं कौन है। द नेम सेक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो द नेम सेक इस पुस्तक को लिखा गया झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द नेम सेक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, रोमिला थापर, इनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो रोमिला थापर की फेमस पुस्तकें कौन है जो एग्जाम में पूछी गई हैं, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ अ हिस्ट्री, इस पुस्तक को लिखा गया रोमिला थापर के द्वारा। आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो तस्लीमा नसरीन के द्वारा लज्जा, फ्रेंच लवर, ये 2 फेमस पुस्तकें लिखी गई हैं तस्लीमा नसरीन के द्वारा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, लज्जा हो गई और फ्रेंच लवर, ये 2 फेमस पुस्तकें हैं किसकी, तो तस्लीमा नसरीन की। अगला प्रश्न आपके सामने है, पवनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पवनार आश्रम जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप याद रखिएगा, पवनार आश्रम की स्थापना की गई थी विनोबा भावे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विनोबा भावे के द्वारा पवनार आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना करी थी, तो आप याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। आपको पता होगा, ब्रह्म समाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अर्जुन देव के द्वारा किसकी स्थापना की गई, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन। आप याद देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके अलावा भारत का बगीचा हम किसको कहते हैं, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। ये चारों जो है आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो भारत का बगीचा है यह हम किसे कहते हैं। तो बेंगलुरु को आप याद देखिएगा, बेंगलुरु को जो है भारत का बगीचा हम कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कानपुर को हम क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आप याद देखिएगा, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का, यानी कि उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है उसको हम कानपुर कहते हैं। इसके अलावा भारत का अगर मैनचेस्टर पूछ ले, सिर्फ भारत का, सिर्फ अगर भारत का मैनचेस्टर पूछ ले तो भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है।
वहीं भरतपुर का क्या अन्य नाम है, क्या मतलब क्या उपनाम है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भरतपुर को हम किस अन्य उपनाम से आते हैं। इसको हम राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं पंजाब का उपनाम है 5 नदियों की भूमि। पंजाब को हम 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बात हो रही है। हमारा जो सबसे पुराना वेद है, आपको पता होगा हमारे पास 4 वेद हैं, जिनमें से सबसे पुराना जो वेद हमारा है वो ऋग्वेद है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऋग्वेद है इसमें सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं किस देवता को समर्पित हैं? तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं, आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र जो हैं समर्पित किसको हैं? तो इंद्र देवता को। किसको? तो इंद्र देवता को। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही जाएगा। इंद्र देवता को ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो है मंत्र समर्पित हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बात हो तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। सबसे प्राचीन सबसे पुराना जो वेद हमारा है वो ऋग्वेद है, आपको पता होना चाहिए। तथा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 आपको सूक्त देखने को मिलेंगे ऋग्वेद में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद का जो 10वां और पहला मंडल है, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे आखिरी में सबसे अंत में जोड़ा गया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, इसमें जो है सूर्य देवता को समर्पित जो फेमस गायत्री मंत्र है वह रखा गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रकूट शासक का नाम बताना। वह कौन राष्ट्रकूट शासक था जिसके द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था? एलोरा के फेमस कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। यह राष्ट्रकूट शासक था कृष्णदेव प्रथम कृष्ण प्रथम। इसी के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? प्रथम जो जैन परिषद थी उसका आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो साथियों राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध जो फेमस एकदम गंगा सागर मेला, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो इसकी लोकेशन आपको बताने की, हर साल गंगा सागर मेला का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाता है? तो फेमस गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? तो पश्चिम बंगाल में लगता है, वेस्ट बंगाल में लगता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही जाएगा। पश्चिम बंगाल में फेमस जो गंगा सागर मेला है वह लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित इसमें से कौन सा स्थान है। स्टैटिक जीके का भी यह प्रश्न है। तो इसमें से 4 स्थान आपके सामने दिए गए जो कि काफ़ी फेमस स्थान है, किसी न किसी से संबंधित ये चारों स्थान है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थान जो है आपका संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। तो इसमें से कटक, आप याद रखिए कटक में ही जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो कटक का संबंध आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस से। वहीं आनंद भवन का संबंध हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से संबंधित है आनंद भवन, जो कि इलाहाबाद में है। हल्दी घाटी का संबंध आपका महाराणा प्रताप से हो जाएगा। हल्दी घाटी का संबंध महाराणा प्रताप से है। और साबरमती आश्रम का संबंध हो जाएगा महात्मा गांधी से। तो कौन से फेमस स्थान किस फेमस व्यक्ति से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक, भूमि और का अलग होगा, भूमि अलग है और का अलग है। तो भूमि का कृषक यानी कि भूमि को जोतने वाला हम किस जंतु को इसमें से कहते हैं? तो भूमि का कृषक हम किसे कहते हैं? तो केचुआ को। आप याद रखिए केचुआ को जो है भूमि का हम कृषक कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी नामक जो रोग होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है विटामिन का। साइंस का प्रत्येक प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं होती है, बड़े से बड़े लेवल की, छोटे से छोटे लेवल की परीक्षाएं, हर प्रकार की परीक्षाओं में विटामिन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विटामिन को आपको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका विटामिन सी। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट विटामिन को मैंने एक ही जगह पर लिख दिया है।
वीडियो को इत्मीनान से आप रोक लीजिएगा 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, और इसको इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट विटामिन, उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से क्या रोग होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हुई है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और आपके जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया था। तो वसा में घुलनशील विटामिन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे वसा वाले हो जाएंगे, यहाँ पे और जल वाले हो जाएंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ए हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सभी आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और बाकी जो आपके बच जाएंगे वे आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से रिलेटेड आपका रामसर स्थल यानी कि आर्द्रभूमि के कंजर्वेशन से संबंधित है। यह रामसर कन्वेंशन जो ईरान के रामसर नामक स्थान पर किया गया था, आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, आर्द्रभूमियों के वेटलैंड के संरक्षण के लिए किया गया था रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में। तो इसके बारे में आप याद रखिए। क्या बता सकते हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है यह किस डेट को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस तिथि को मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, जिसको हम मीगा के नाम से जानते हैं, इसका संबंध किससे है? तो मीगा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण का संबंध हो जाएगा विश्व बैंक समूह से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का संबंध किससे है? सुरक्षा प्रकोष्ठ या जो आपकी घेरे की नीति थी, रिंग ऑफ फेंस जिसको हम बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? तो हिस्ट्री का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा घेरे की नीति का संबंध किससे हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स से, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति। यह लाई गई थी किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा यह नीति लाई गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किसके तहत प्रदान की गई थी? वर्तमान में आपको पता होगा, वर्तमान में हमारे संविधान में भी ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 123 का संबंध जो है अध्यादेश यानी कि अनुच्छेद अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। तथा ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है वर्तमान में? तो हमारे राष्ट्रपति के पास जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो वही चीज़ आपसे पूछेगी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो किस अधिनियम के तहत उस समय पारित की गई थी जब ब्रिटिश राज चल रहा था। तो जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो उस समय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत प्रदान की गई थी। तो आप याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबे समय तक हमारे CJI कौन रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है। वर्तमान में मैं आपको बता दूं, इन्हीं के बेटे जो हैं हमारे CJI बने हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में हमारे CJI कौन है। तो वर्तमान में हमारे CJI जो हैं इन्हीं के बेटे हैं, न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ के ही बेटे बने हैं हमारे नए CJI। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये जो न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ हैं ये सबसे लंबे समय तक हमारे CJI रहे हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनके बेटे का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में जो हाल ही में हमारे नए CJI बने हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही जगह। अनुच्छेद 169 में जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र की सहायता से किसका आकलन किया जाता है? लॉरेंज वक्र जो होता है उसकी सहायता से किसका आकलन किया जाता है? तो इनकम इनइक्वेलिटी यानी कि आय की विषमता का जो आकलन है वह लॉरेंज वक्र की सहायता से किया जाता है। यानी कि आप याद रखिएगा, आय की विषमता
का जो आकलन है यह लॉरेंज वक्र की सहायता से होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में रेलवे का विकास किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो भारत में रेलवे का जो विकास है यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में टाइम पीरियड में किया गया था। डलहौजी के यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, डलहौजी के शासनकाल में। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तथा भारत में जो पहली बार रेलवे थी यह 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो ये चीज़ भी आप पता याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित भाग कौन सा है? ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड कौन सा भाग है आपको बताना है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा भाग है? तो आप याद देखिएगा, भाग आपका हो जाएगा, भाग यहाँ पे 4 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, भाग 4। भाग 4 में आपको क्या देखने को मिलता है? तो भाग 4 में आपको मिलेगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी का जो आर्टिकल 40 है और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का जो अनुच्छेद 40 है, इसका संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों के संगठन से। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 279 ए, आप याद देखिएगा, आर्टिकल 279 ए के तहत जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एक जीएसटी परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपके यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 279 के तहत जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, वे एक जीएसटी परिषद का गठन करेंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है यह किसके लिए फेमस है? तो राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो यह तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके? तो तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है खेतड़ी परियोजना। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस युद्ध में जीतने के बाद जो बाबर था उसने गाजी की उपाधि धारण की थी? किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर के बारे में आप सभी को पता होगा, इसी के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। तो इसने जो है कौन सा युद्ध जीता और उस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि ली थी? तो खानवा का युद्ध। आप याद देखिएगा, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध था यह लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, और इसी युद्ध में जीतने के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। तो ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है आपका यह खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी और 1527 में यह खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा देश आसियान का मेंबर नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है आसियान के मेंबर नहीं है। बाकी तीनों देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों जो है आसियान के मेंबर हैं, लेकिन भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आसियान में टोटल आपके 10 कंट्रीज हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का पूरा नाम होता है। इसमें 10 कंट्री हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 कंट्रीज जो हैं मेंबर हैं आसियान के। और आसियान की स्थापना के बारे में भी आपको याद रखना है, 1967 में जो आसियान की स्थापना करी गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, किस स्थान पर अजंता व एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो औरंगाबाद है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपको अजंता और एलोरा की गुफाएं मिलेंगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी जीडी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।